नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर जिसकी बहुत कम चर्चा है, शायद आप तक ये खबर पहुंची भी हो, शायद ना भी पहुंची हो। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इस पर कोई बहस, कोई चर्चा मैंने देखी नहीं। हाँ, हेडलाइंस में जरूर कहीं कहीं दिखाई दिया। खबर ये है कि देश के चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे समय में जब देश 2024 के लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, चुनाव आयुक्त का इस्तीफा बहुत बड़े सवाल पैदा करता है, बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और वो भी इसलिए कि आपको मालूम है कि देश का जो चुनाव आयोग है, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त समेत 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 और चुनाव आयुक्त होते हैं। अनूप चंद पांडे तीसरे चुनाव आयुक्त थे, जो कि फरवरी में रिटायर हो गए और उनकी जगह पर नई नियुक्ति सरकार ने नहीं की, अभी तक नहीं की। हालांकि फरवरी में ही रिटायर हुए, तो कोई ना कोई चुनाव आयुक्त चुनाव से पहले हो भी सकता है। हालांकि चुनाव की घोषणा भी होनी है, तो चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयुक्त नियुक्त हो सकता है कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। इसी बीच में एक तो पद पहले से खाली था, 2 चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अरुण गोयल 2 लोग थे। 9 मार्च यानी शनिवार बीते 24 घंटे पहले अरुण गोयल ने अपने पद से व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया। झटपट राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया, चुनाव से ठीक पहले, ये एक बड़ा सवाल है। और पूरे चुनाव कराने की जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अकेले कंधों पर आ गई। तो दूसरी बात, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां तो पूरी कर ही ली होंगी, सारे इंतजामात हो ही गए होंगे, डेट्स भी तय होंगी, फेजेस भी तय होंगे। केवल मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बाकी है, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लेकिन अरुण गोयल ने ऐसे समय में इस्तीफा क्यों दिया, और ऐसे अधिकारी, ऐसे व्यक्ति जिनकी नियुक्ति जब चुनाव आयुक्त के तौर पर हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज किया गया था, इसलिए क्योंकि वो सचिव 1985 बैच के IAS अफसर हैं, तो इस सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर वो तमाम जगह सेक्रेटरीज थे। आज उन्होंने इस्तीफा VRS लिया, स्वैच्छिक जिसको कहते हैं सेवानिवृत्ति, वॉलंटरी रिटायरमेंट, VRS लिया, और उसके अगले ही दिन तुरंत उन्हें चुनाव आयुक्त बना दिया गया। तो इतनी जल्दबाजी में उनका जो इस पद पर नियुक्ति हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया था और नियुक्ति उनकी विवादों में रही थी। निश्चित तौर पर अगर उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया तो मोदी सरकार या केंद्र सरकार के वो करीबी रहे होंगे, लाडले रहे होंगे, और उन पर बहुत विश्वास, क्योंकि हमेशा से, आज से नहीं, हमेशा से जिसकी सरकार रहती है, चुनाव आयुक्त तो वो अपने पसंदीदा अधिकारियों को बनाता रहता है, और इस पर कई सवाल हैं, मैं आगे भी बताऊंगा। लेकिन अरुण गोयल, जिन्हें कि अभी नवंबर 2022 में बनाया गया था और 2027 तक उनका कार्यकाल था, वो चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयुक्त पद छोड़कर क्यों गए, क्यों इस्तीफा दिया, इसके बहुत सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आयोग के भीतर उनके मुख्य चुनाव आयुक्त से टकराव चल रहे थे, क्या वीवीपैट को लेकर पिछले 8 महीने से विपक्षी दल जो EVM मशीन और तमाम बातें अपनी देना चाह रहे हैं, और 8 महीने से चुनाव आयोग ने उनको वक्त नहीं दिया है, उसको लेकर के कहीं कोई बात चल रही थी, या मोदी सरकार या केंद्र सरकार के कामकाज या इन चुनावों के चुनाव कराने को लेकर के उनके मन में कोई उथल पुथल थी? क्या शारीरिक तौर पर या ईश्वर न करे, लेकिन क्या स्वास्थ्य कारणों से? लेकिन जो चुनाव आयोग में लोग हैं वो कहते हैं कि वो बिल्कुल फिट हैं, और वो तमाम चुनाव आयोग की जितनी बैठकें, जितने राज्यों में मीटिंग्स हुई हैं, वो मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ लगातार जाते रहे हैं, इसलिए इसका कोई सवाल नहीं उठता। तो कारण क्या है, इस कारण का खुलासा तो खुद अरुण गोयल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बता सकता हूं कि पिछले साल मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जो नियम था, कानून था, उसको बदल दिया। पहले ये कानून था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जो समिति होगी, एक तो पहले है जो शॉर्टलिस्ट करती है, उसके बाद जो फाइनल डिसीजन जो लेती है कमेटी, उसमें प्राइम मिनिस्टर
और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता, मुख्य न्यायाधीश देश के और भारत के प्रधानमंत्री, ये 3 लोग मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का फैसला करते थे। लेकिन मोदी सरकार ने पिछले साल नियम बदल दिया। अब प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्रिपरिषद का कोई कैबिनेट मंत्री और तीसरा विपक्ष का नेता। सवाल यह उठाया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में अब जो 2-1 का मामला हो गया, यानी सरकार का बहुमत है और विपक्ष का नेता अगर डिसेंट नोट भी लगाता है, अगर विरोध भी करता है, तो भी 2-1 से सरकार में बैठे लोग, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री मिलकर ही तय कर देंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। हालांकि ये जब कानून बदला गया उससे बहुत दिन हो चुके, तो अरुण गोयल का 27 तक अगर वो बने रहते तो उनके सीईसी बनने का चांस था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें लगा हो कि उनका सीईसी बनने के रास्ते में कोई रोड़ा होगा, या किसी की नियुक्ति, उन्हें मालूम है कि चुनाव आयुक्त के तौर पर कोई तीसरा व्यक्ति आ रहा है जो उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो भी बात। ये बात तो अरुण गोयल ही बता सकते हैं और कोई दूसरा नहीं बता सकता। बहुत सारे लेकिन ये बात जरूर है कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा होगा आज़ादी के बाद, जब देश इतना बड़ा चुनाव में जा रहा है। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होंगे और चुनाव आयोग में सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बैठे होंगे। तो ये ऐसी स्थिति पहली बार आई है। लेकिन जिस आनन फानन में उन्होंने इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति ने स्वीकार किया, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। एक बहुत सारे लोग सवाल तो ये भी कर रहे हैं कि कहीं चुनाव कराने वाले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ही चुनाव लड़ने का मन तो नहीं बना रहे हैं। खैर, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते आपने देखा कि कोलकाता हाई कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट का एक जज आज तक जो कुर्सी पर बैठ के फैसले देता था, उसने आज रिजाइन किया और कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद अभिजीत गंगोपाध्याय ने, हाई कोर्ट के जस्टिस ने, यह बात ऑन रिकॉर्ड कही कि मैं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में था और भारतीय जनता पार्टी मेरे संपर्क में थी। एक जज, सिटिंग जज, ये कह रहा है कि जज रहते भारतीय जनता पार्टी से वो संपर्क में थे और संपर्क में भारतीय जनता पार्टी थी। आप समझ लीजिए 14 फैसले ऐसे रिकॉर्ड में हैं जो अभिजीत गंगोपाध्याय ने हाई कोर्ट में जस्टिस रहते हुए ममता बनर्जी के खिलाफ दिए थे, जिसमें 36,000 लोगों की नौकरी को खत्म करने वाला फैसला भी था। हालांकि अभिजीत गंगोपाध्याय का जो हाई कोर्ट की वार्षिकी रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट होती है, उसमें फैसलों का जिक्र होता है। अभिजीत गंगोपाध्याय के एक फैसले को 2023 के कोलकाता हाई कोर्ट का बेस्ट फैसला करार दिया गया था। हालांकि उन्होंने शिक्षक नियुक्ति घोटाले का जो मामला था उसको बहुत ही गंभीरता से वो उनके पास केस था, और वो जो आज मंत्री जेल में है वो उनके फैसले की वजह भी है। लेकिन उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा केसेस ईडी और सीबीआई को ममता बनर्जी के खिलाफ देने का काम किया। अभिजीत गंगोपाध्याय उस वक्त भी विवादों में आए थे जब हाई कोर्ट के जस्टिस रहते हुए उन्होंने टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर कड़ी कड़ी नाराजगी जताई थी। बहुत सारे जजों ने कहा था कि जज को अपने पद पर रहते हुए इस तरह का इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। तो अब प्रथा और परंपरा तो आपको पता ही है कि नैतिकता या पद पर रहना कहीं कोई मसला है नहीं, और ये पहले से या आज ही हो रहा ऐसा भी नहीं है। यही मार्च का महीना था, 4 साल पहले की बात है, वो शायद 16-17 मार्च की बात है। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि जब देश के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति ने राज्यसभा में नामित किया। रंजन गोगोई जिनका नाम है, रंजन गोगोई को राज्यसभा में नामित किया प्रेसिडेंट ने। ये पहली बार हुआ, और रंजन गोगोई वही चीफ जस्टिस हैं जिनकी अध्यक्षता में कई पीठ ने मोदी सरकार या उस समय की केंद्र सरकार को राहत देने वाले कई फैसले दिए थे। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया कि ये जो है पोस्ट रिटायरमेंट जॉब इस तरीके की अगर आ रही है तो ये देश के लिए ठीक स्थिति नहीं हो। आप सोचिए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस, न्यायाधीश अगर पॉलिटिकल पार्टीज और खासकर सत्ताधारी दल के साथ संपर्क में हैं तो ये कितनी खतरनाक बात है। लेकिन अभिजीत गंगोपाध्याय ने ये बात कही है और वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक दिन पहले तक जो आदमी हाई कोर्ट का जज था, दूसरे दिन वो पार्टी में शामिल हो गया। रंजन गोगोई, आपको मालूम है राफेल घोटाला
का मामला उन्हीं के उसमें था, अयोध्या मामला उन्हीं के उसमें था। रंजन गोगोई को ही सिर्फ मोदी सरकार ने राज्यसभा भेजने का काम नहीं किया, उनके एक भाई हैं जिनका नाम अंजन गोगोई है और वो एयर मार्शल रहे थे। उनको जो नॉर्थ ईस्ट की काउंसिल है, रीजनल काउंसिल जो है, उसका परमानेंट नॉन टेक्निकल परमानेंट मेंबर भी बनाया गया। तो ये रंजन गोगोई दो भाई है, मैंने आपको बता दिया। सवाल ये उठे कि इस तरीके से चीफ जस्टिस, देखिए हमारे यहाँ जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कहा जाता है, इससे अलग कहा जाता है, और चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसमें सरकार या सरकारी हस्तक्षेप से भी अलग माना जाता रहा है। लेकिन पीछे दिनों सेना को आप देख लीजिए, पीछे दिनों देश में पहली बार ऐसा हुआ जब एक सेना प्रमुख, थल सेना अध्यक्ष पद छोड़ने के तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव एक पार्टी से लड़ता है और वो मंत्री बनता है सरकार में। ये थल सेना अध्यक्ष, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा जो आर्मी चीफ जैसे पोस्ट पर अगर वो, मैं तो मानता हूं कि ये सारे के सारे देश की शान है, तो उनको सरकारें गवर्नर, मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल पोस्ट तक पहुंचे या जनरल, तो उनको गवर्नर या दूसरे पदों पर भेज देते थे, कहीं एलजी बनाकर भेज देते थे। कई सैन्य अधिकारी हुए, कई सैन्य अधिकारी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सैन्य अधिकारी शीर्ष पद पर यानी जनरल के पद पर कोई वीके सिंह केवल आपको उदाहरण दिखाई देंगे। तो बात यह है कि रंजन गोगोई को जब राज्यसभा भेजा गया तब भी ये सवाल उठा कि ये किस तरीके का कार्य हो रहा है। तो देश में आज़ादी के बाद 2 चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल रहते हुए इस्तीफा 3 ने दिया है, जिसमें 2 अशोक लवासा और अभी अरुण गोयल, इन्होंने मोदी सरकार के समय इस्तीफा दे दिया, कार्यकाल पूरा नहीं किया। अरुण गोयल का अभी तक पता नहीं चला। अशोक लवासा जब 2020 में उनको पद छोड़ना पड़ा था तो उनके बहुत सारे कारण लोगों के समझ में आए थे, क्योंकि उन्होंने इस बात की सार्वजनिक बात भी की थी। बात यह थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयानों पर जब चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाकर इसकी जांच जब चुनाव आयोग में हो रही थी, तब 2 लोगों ने, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दिया, मुख्य चुनाव आयुक्त और एक और चुनाव आयुक्त ने, लेकिन अशोक लवासा ने नहीं दिया। वहां बहुमत से 3 के मुकाबले 2 के बहुमत, 3 में 2 के बहुमत से आप देखते हैं संविधान पीठ में भी, जहां 3 जजेस की बेंच छोटी है 5 की, तो वहां अगर एक राय नहीं बनी तो बहुमत का फैसला मान लिया जाता है। तो इसी तरह चुनाव आयोग में 3 थे, 2 ने फैसला किया, क्लीन चिट दी गृह मंत्री अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन अशोक लवासा ने क्लीन चिट देने में क्लीन चिट नहीं दी। और उन्होंने ये बात कही कि अगर वो इसका विरोध कर रहे हैं तो ये रिकॉर्ड में ना जाना चाहिए कि चुनाव आयोग में बहुमत के आधार पर फैसला दिया गया है। और उन्होंने कई और बातों में अड़चनें लगाई थी चुनाव आचार संहिता को लेकर बैठकों में, और फिर उन्होंने बैठकों में जाना भी बंद कर दिया था। ये जो बात थी, और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि अरुण गोयल की तरह ही वो भी IAS अफसर थे और वित्त सचिव के तौर पर, तब वही अशोक लवासा उस समय वित्त सचिव थे जब GST इंट्रोड्यूस किया गया, बड़े बड़े फैसले अरुण जेटली के साथ बड़े बड़े फैसले जब लिए गए, तब अशोक लवासा ऐसे महत्वपूर्ण पद पर थे सरकार के, वो भी लाडले थे, लेकिन उन्हें सरकार ने जैसे ही चुनाव आयुक्त बनाया, उसके बाद जाने के बाद उनकी जो बातें थी, उन्होंने अपनी बातें पुरजोर तरीके से रखना शुरू किया। तो उनके इस्तीफे की वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरा उसका मसला बना, उन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बना दिया गया, और वो पद ज्वाइन करने के लिए 3 साल का उनका कार्य, उस पर 3 साल का कार्यकाल था, वो पद ज्वाइन करने के लिए उनको इस्तीफा देना जरूरी था, इसलिए वो चुनाव आयोग से इस्तीफा दे करके ADB के उपाध्यक्ष बन गए। अगर आप लिखते पढ़ते होंगे, अगर आप लोगों के मैं इसलिए लिखते पढ़ते होंगे कह रहा हूँ, इसका बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल पढ़ने के बजाय सुनने से ज़्यादा ज्ञान ले रहे हैं, देखने से ज़्यादा ज्ञान ले रहे हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए उनकी जानकारी ज़्यादा होती है। मेरी ये कोशिश होती है कि कोई भी जो न्यूज़ है उसके फैक्ट्स क्या है वो सिर्फ आपके सामने रख दूं, वो
किधर की तरफ जाते हैं और क्या इशारा करते हैं, ये आप अपने से तय कीजिए। मैं सिर्फ फैक्ट सामने रखना चाहता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग भी लिखते पढ़ते हैं उन्हें मालूम है कि अशोक लवासा पीछे दिनों आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में उनके आर्टिकल आए हैं। जैसे मोदी सरकार कहती है एक देश एक चुनाव, उन्होंने बिंदुवार तरीके से इस फिलॉसफी को, इस दर्शन को उन्होंने बिंदुवार तरीके से उसको खंडित किया है। उन्होंने कहा यह संभव नहीं है एक देश एक चुनाव। हालांकि आपको मालूम है कि उसके लिए समिति बनी है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में मीटिंग्स भी हो रही हैं और देश को एक साथ एक चुनाव में ले जाने की तैयारी मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी या संघ कर रहा है, जो भी जिसके भी विचार हैं। तो उस पर अशोक लवासा का एक लेख है बहुत ज़बरदस्त, कभी किसी दिन चर्चा करूंगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सरकार का जो पक्ष और रवैया, अटॉर्नी जनरल ने जो बातें सुप्रीम कोर्ट में कही थी और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और एसबीआई को जिस तरह का डायरेक्शन दिया, उसके बाद भी अशोक लवासा ने एक लेख लिखा लंबा चौड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड सही नहीं है और ये सही नहीं है, ये सही फैसला नहीं था, लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए। यानी कुल मिला के इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया था उसके समय के आसपास ही मुझे लगता है कि अशोक लवासा चुनाव आयुक्त बनाए गए थे। तो वो इस बात का अब उस समय उन्होंने पुरजोर विरोध किया था, नहीं किया था। हालांकि चुनाव आयोग ने वो इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध किया था बहुत सारे कारणों में। अब उसके पीछे अशोक लवासा थे कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई उसमें चुनाव आयोग की बात, चुनाव आयोग का जो पक्ष था वो ऐसे ही था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके उन्होंने कहा है और उन्हीं के लेख में ये चीज़ मुझे पता चली थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड में एक प्रावधान ये भी है कि अगर 15 दिन के भीतर इलेक्टोरल बॉन्ड को पार्टी ने नहीं भजाया तो वो पैसा प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाएगा। और आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री राहत कोष जो बनाया गया मोदी सरकार में, वो आरटीआई के दायरे से बाहर है। यानी सूचना का अधिकार प्रधानमंत्री के राहत कोष पर नहीं चलता। आप ये जानकारी नहीं लगा सकते कि उस राहत कोष में कितना पैसा है और वो कहां से आया है और किसने दिया है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें देश में हो रही हैं। अब मेरे इस वीडियो को और यहां तक की बात देखकर बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये जानकारी दे रहे तो पहले ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, इस देश में कोई ऐसा काम नहीं है जो पहले नहीं हुआ है। तो रंजन गोगोई नॉमिनेटेड राज्यसभा के मेंबर भले पहले हैं जो देश में बनाए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राज्यसभा गए हो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने रंगनाथ मिश्रा और बहरुल इस्लाम, ये दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राज्यसभा में भेजने का काम किया। उस समय भी ये बात कही गई थी कि रंगनाथ मिश्रा ने 1984 के सिख राइट्स या सिख विरोधी दंगों का जो कमीशन था उसको हेड कर रहे थे और उस समय जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पे जो आरोप लगे थे उसमें कहीं ना कहीं रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कुछ ढिलाई दिखाई थी, जिसका इनाम उन्हें राज्यसभा में भेजकर दिया गया, ऐसा आरोप लगाया जाता है। लेकिन उसमें एक तकनीकी पक्ष यह है कि 1998 में उनको भेजा गया, तब अटल जी की सरकार थी, सरकार ने नहीं भेजा, विपक्षी दल ने भेजा। लेकिन बहरुल इस्लाम का मामला थोड़ा दूसरा है। बहरुल इस्लाम को इंदिरा गांधी ने भेजा था और उस समय भेजा था। उनके ऊपर भी कहा जाता है कि उन्होंने जज रहते हुए बिहार के कांग्रेसी नेता जगन्नाथ मिश्रा को एक घोटाले में कहीं ना कहीं उनके फैसले से उनको राहत मिली थी। कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने इसकी वजह से बहरुल इस्लाम को राज्यसभा में भेजा था। तो रंजन गोगोई इस दृष्टि से तो पहले व्यक्ति हो सकते हैं कि वो नॉमिनेटेड का मतलब जैसे सुधा मूर्ति को बनाया गया, तो ये सीधे सीधे सरकार का फैसला है। वैसे पार्टी अपना कैंडिडेट बना के चुनाव जितवाए, ऐसा राज्यसभा में 2 बार हो चुका है। लेकिन जजेस, सैन्य अधिकारी, इन लोग बाद में चुनाव लड़े और चुनाव लड़ करके विजय बहुगुणा अभी लेटेस्ट उदाहरण है। तो चुनाव लड़े लोकसभा का, अपने पद से इस्तीफा दे करके और उसके बाद लोकसभा में आए, वो एक अलग बात है।
लेकिन हुआ ये पहले भी है। हुआ तो ये भी है कि इस देश में मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल थे और चुनाव आयुक्त के पद से हटने के बाद न सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में लाने का काम किया, बल्कि मनमोहन सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। हुआ ये भी है। तो हुआ तो सब कुछ है। अब आप तय कीजिए कि पहले जो हो रहा था, जिसको बदलने की बात आज की जा रही थी, वो बदल कुछ नहीं रहा, सब कुछ उसी तरीके से हो रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति का सिर्फ चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं बदलता। जनता सब कुछ अपने आंखों से देखती है, लेकिन जनता के देखने का तरीका भी बदल गया है। हर आदमी, हर पक्ष, या तो आप इधर हैं या तो आप उधर हैं, हर व्यक्ति ने भी चश्मा लगा रखा है। बहरहाल मेरी कोशिश है कि आपको दोनों पक्षों से रूबरू कराया जाए। तो मैंने चुनाव आयुक्त का जो इस्तीफा हुआ है, और मुझे इंतजार होगा कि अरुण गोयल अगर इस बात का खुलासा करें तो देश जानना चाहेगा कि आखिर एक चुनाव आयुक्त को चुनाव के सिर पे आने के वक्त इस्तीफा क्यों देना पड़ा, उनके ऊपर ऐसा क्या दबाव था, वो किस वजहों से इस जिम्मेदारी से ऐन वक्त पर भाग गए, इसका कारण उन्हें खुद देना चाहिए। बहरहाल नमस्कार।